करंट अफेयर की अगली सीरीज में आज हम लोग चर्चा करेंगे दिसंबर का यह जो पत्रिका है वो लिया गया है। इसमें जो घटनाएं होंगी वो सभी अक्टूबर में रिलेटेड होगी, यानी अक्टूबर से लेकर जो भी अक्टूबर है, सितंबर है, उन सभी जो घटनाएं होगी मुख्य रूप से अक्टूबर की घटनाओं का वर्णन होगा। जो आने वाला एग्जाम है, खासकर बीपीएससी सहायक हो, चाहे वो सचिवालय सहायक हो या फिर अन्य एग्जाम, यानी दिसंबर से लेकर जनवरी तक आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इससे पहले सितंबर तक हम लोग को चर्चा कर लिए थे, तो आज हम लोग मुख्य रूप से जो है यह दिसंबर का पत्रिका है, उसमें से जो घटनाएं की चर्चा होगी वो अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी घटनाएं होगी, देखिए ये पीडी का है और भी अन्य पत्रिका से लिया गया है जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे राष्ट्रीय घटनाओं पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप हम लोग देखा जाए कि अक्टूबर में कौन कौन से क्या हुए राष्ट्रीय घटनाएं होंगे, तो पहला बिंदु हम लोग देखेंगे कि 17 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जो 24 वर्ष के बाद कोई भी है जो नेहरू गांधी परिवार के बाहर से क्या किया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर और भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। तो आपको पता होगा इंदौर को इसके पहले भी मिला था। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए स्वच्छ शहरों में इंदौर का पहला स्थान है और दूसरा स्थान सूरत का है और तीसरा स्थान नवी मुंबई का। और अगर 1 लाख से कम में बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के पंचगनी नाम का शहर है, उसके बाद दूसरा है छत्तीसगढ़ का पाटना। ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों के सूची है। तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे, तीसरा पॉइंट पे जो 27 अक्टूबर का है, 27 अक्टूबर को बीसीसीआई के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया, एक महत्वपूर्ण फैसला। वो क्या लिया गया, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा यह फैसला लिया गया कि जो महिला क्रिकेटरों का देय है वह मैच फीस पुरुष क्रिकेटरों के बराबर सम्मान कर दिया जाएगा। इसके लिए अब टेस्ट मैच में महिला को भी 15-15 लाख मिलेगा और ओडीआई के 6-6 लाख मिलेगा खेलने के लिए जो अनुबंध है, और 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए 3-3 लाख। तो ये क्या कर दिया गया, पुरुषों के बराबर कर दिया गया। उसके बाद अगला घटना हम लोग देखेंगे अक्टूबर 2022 में क्या हो गया था, धर्मांतर में हो चुके दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के पूर्व मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए आयोग का गठन किया गया। तो यह एक आयोग का गठन किया गया, उसके जो आयोग गठन किया गया, यानी कि जो भी धर्मांतर परिवर्तन कर रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति, तो उसके लिए आयोग का जो गठन किया गया उसके अध्यक्षता कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन की अध्यक्षता में गठन किया गया। और इसमें जो एक आईएएस रविंद्र कुमार सिंह है और यूजीसी के प्रोफेसर सुषमा यादव हैं। तो ये क्या किया गया है, कमेटी का गठन किया गया है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 3 अक्टूबर 2022 को स्वदेश निर्मित एक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसे हम लोग LCH के रूप में शॉर्टकट में भी कह सकते हैं, तो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का वायुसेना में शामिल किया गया, जो हवा से हवा में मार करने वाली सक्षम है, 20 mm के गन्स व अन्य घातक हथियारों से लैस है, हल्का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 अक्टूबर के बाद आते हैं अक्टूबर के अगले घटना। अक्टूबर 2022 में क्या हुआ, 2 और समुद्रों को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये क्या है, ये है ब्लू फ्लैग बीच, यानी कि ब्लू फ्लैग बीच उसको उसे मान्यता मिलता है, वो बीच को वो समुद्री बंदरगाह को मिलता है जो कि प्राकृतिक में जो भी है उसको फुलफिल करता है, यानी कि जो भी उसका जो होना चाहिए साफ सुथरा प्राकृतिक के अनुसार अनुकूल, वो उसे ब्लू फ्लैग का मान्यता मिलता है। तो क्या हुआ, अक्टूबर 2022 में द्वार समुद्र को डेनमार्क जो इसके जो डिसाइड किया जाता है ब्लू फ्लैग बीच का, वो डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा यह निश्चित किया जाता है। तो उसी के द्वारा लक्षद्वीप में स्थित एक मिनिकाय को मिला है, मिनिकाय और थुंडी बीच जो लक्षद्वीप स्थित जो मिनिकाय द्वीप है वहाँ थुंडी बीच व कदमत बीच को मिला थी। ये दोनों आप रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, कौन कौन, एक थुंडी बीच और कदमत बीच, उन्हें मिलाकर ब्लू फ्लैग जो टोटल संख्या हो गई भारत में वह हो गई 12 हो गई। तो आपको याद रखेगा इनमें से 8 समुद्र तटों को अक्टूबर 2020 में और अन्य 2 समुद्र तटों को 2021 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला था, जिसमें हम लोग देखेंगे जो इससे पहले 2021 में मिला था एक तमिलनाडु का कोल्लम था और पांडुचेरी का ईडन गार्डन था, पूछा गया था प्रश्न, तो आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में जो मिला है वह लक्षद्वीप स्थित मिनिकाय के थुंडी बीच और कदमत बीच को मिला है। इससे पहले 2021 में तमिलनाडु के कोल्लम और पांडुचेरी के ईडन को बीच मिला था। टोटल जो ब्लू फ्लैग जो मान्यता मिला है बीचों को वो टोटल 12 हो चुका है भारत में। तो 8 2020 में, 2 जो मिला 8 2 10 हो गया 2021 में और 2022 में 2 मिला, टोटल संख्या 12 हो गया, ध्यान में रखना। आगे हम लोग चलते हैं कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर आपको मालूम होना चाहिए कि युवा 2.0 क्या किया गया, योजना का शुभारंभ किया गया। ये युवा 2.0 योजना के तहत क्या है कि इंडिया
यानी कि जो आज़ादी का जो 75वां या अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी परियोजना को आगे बढ़ाते हुए एक भाग के रूप में इसे लागू किया गया। इस योजना के माध्यम से क्या किया गया, योजना के माध्यम से जो अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से देश भर में कुल 75 क्या किया जाएगा, लेखकों का चयन किया जाएगा, युवा 2.0। और उस लेखकों का जो चयन किया जाएगा 2 अक्टूबर से 30 नवंबर के दौरान वो किया जाएगा। उसके बाद एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से इसका संचालित होगा। युवा लेखकों को 1 मार्च 2023 से 1 अगस्त 2023 के दौरान प्रख्यात लेखक, साहित्यकार और प्रशिक्षित उसे किया जाएगा। उसके बाद ताकि वो अतीत, वर्तमान और भविष्य को शामिल करते हुए भारत की लोकतांत्रिक या लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर वो लिख सके। तो ये युवा 2.0 जो पहल किया गया है, खासकर है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया 75 जो मना रहा था, उसी को उपलक्ष्य को शामिल करते हुए आगे बढ़ाते हुए युवा 2.0, जिसमें से 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। इसके लिए खुली प्रतियोगिता होगा। उसके बाद चयन करने के बाद हम लोगों ने देखा कि उसे 1 मार्च 2023 से और 31 अगस्त 2023 के बीच में क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद भूत, वर्तमान और भविष्य के लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर उन्हें लिखने के लिए कहा जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 30 सितंबर 2022 को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षा के स्तर में क्या करने के लिए, प्रोन्नयन करने के लिए आपको पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट पद का नियुक्ति किया गया, POP जिसे हम लोग करते हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या है, तो ये नया पहल है, इसे क्या किया गया, नियुक्त किया गया, जिसमें प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत में क्या हो जाएगा, कोई भी विश्वविद्यालय जो है उसमें से एक वैसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा जिनका बिजनेस में क्या हो, 15 वर्षों का अनुभव हो, विशेषज्ञों का, उन प्रोफेसरों को नियुक्त किया जाएगा। और यह जो नियुक्ति होगी वह POP यानी कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, वह 10% हर एक विश्वविद्यालय में या UGC के द्वारा उसे मान्यता मिल चुका है। हाँ, वो नियुक्ति जो होगी वो परमानेंट नहीं होगी, कुछ समय के लिए वो बना हुआ रहेगा। तो इस तरह से POP प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद की मंजूरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने प्रदान कर दी। उसमें क्या होगा, संबंधित क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का उसका अनुभव होना चाहिए उस बिजनेस लाइन में, और उसी के बाद उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। विभिन्न विश्वविद्यालय में पूरे सीटों का 10% उन्हें दिया जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे अक्टूबर 2022 में मास्टर हायर एजुकेशन यानी कि टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन के तहत क्या किया गया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व के 104 देशों में 1799 विश्वविद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग प्रदान किया गया। ये किया जाता है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, जिसमें से 104 देश में 1700 यानी 1800 विश्वविद्यालय, लगभग एक कम है, तो शैक्षणिक का रैंकिंग प्रदान किया। इसमें भारत के 75 संस्थान शामिल किया। और आपको यह जानकर बहुत ही अचंभा होगा कि 150 सूची तक में कोई भी भारतीय संस्थान नहीं, यानी ऊपर से आप 150 लेंगे उसमें किसी भी भारतीय का रैंक नहीं। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा हो कि आखिर में 1, 2, 3 में है कौन, आगे चर्चा कर लेंगे इसका। हम लोग जानते हैं कि भारत का कैमा स्थान मिला है, कहाँ पर स्तर मिला है, तो भारत का जो स्थान मिला है वह 150 के बाद ही मिला है। स्पष्ट है कि 150 तक में है नहीं। उसके सबसे पहला जो भारत का इंस्टीट्यूट का संस्थान मिला हुआ IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बंगलुरु में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बंगलुरु का, उसे स्थान मिला है कितना, 251 से 300 रैंकिंग के बीच में रखा गया है। उसके बाद फिर आगे 500 तक अगर आप जाएंगे तो भारत के 5 संस्थान देखने को मिलेगा। फिर आगे 600 तक जाएंगे, टोटल 9 संस्थान देखने को मिलेगा। तो ये टोटल हम लोगों ने देखा कि 1875 संस्थान है, 250 तक में। जो पहला संस्थान, जो पहला नंबर मिला है उसे मिला यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, आपको पता होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में है, दूसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में, और तीसरा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो ये भी क्या है, यूनाइटेड किंगडम में है। तो इस तरह से 2 यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट सेकेंड, और सेकेंड अमेरिका वाला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये 3 स्थानों का प्रथम स्थान मिला है 1, 2, 3 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी जिले में आपको पता हुआ कि एक मोच्छू नदी पर बना हुआ था केबल ब्रिज, और वह केबल ब्रिज के अचानक टूटने से लगभग ऑफिशियली तो 134 लोगों का आया, लेकिन बताया जा रहा है 140 मतलब 150 से अधिक लोगों की डूबकर मृत्यु हो गई है। हालांकि अभी उस समय सर्च जारी था जब तक ये रिपोर्ट को लिखा गया। तो यह 140 वर्ष हेरिटेज ब्रिज बना हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 1880 ईस्वी में जब बनाया गया था, राजा बाघेजी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्हीं के द्वारा दरबारगढ़ पहुंचने के लिए यह क्या किया गया था, मच्छू बीच पर हेरिटेज ब्रिज बनाया गया था। तो उसी का, हालांकि इसमें जो ऑफिशियली रिपोर्ट आया कह रहा था कि इसमें बोला जा रहा था कि जो इसका कार्य है वो जारी था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कार्य करने का मतलब वो था उसका ये जो होता है ना संरक्षण, ये उसको करने रिपेयरिंग का काम चल रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23 अक्टूबर 2022 को इसरो ने देश में ही विकसित अत्याधुनिक व भारी रॉकेट के लिए जो LVM-3M2 लॉन्च किया। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो पुराना नाम इसका क्या था GSLV, तो उसी का अपग्रेड नाम
LVM लॉन्च किया, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 लॉन्च किया, जिसके जरिए वेनवेव कंपनी की 36 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की जो निचली कक्षा उसमें स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। यह घटना 22 अक्टूबर 2022 की। तो इसरो के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमारा जो है कदम अंतरिक्ष की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये था विकसित अत्याधुनिक एवं भारी रॉकेट LVM-3 M2 के द्वारा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि राजस्थान के राजसमंदर जिले में विश्व का सबसे ऊंचा क्या किया जा रहा है, यह कहाँ है, राजस्थान का राजसमंदर। ये ध्यान में रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा शिव प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है, लगभग 390 फीट का है। आप सोच सकते हैं 390 नहीं कहिए, 369 फीट का है, 370 में एक कम 369 फीट का ये ऊंचा। इसे विश्वास स्वरूपम का नाम दिया गया। ये भगवान शिव की स्थापना है, भगवान शिव की प्रतिमा लगाया जा रहा है। वो कहाँ, राजस्थान के राजसमंद्र में लगाया जा रहा है। और इससे विश्वास स्वरूपम, इसे जो नाम दिया गया स्टैचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया। जिस तरह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ, हम लोगों ने इस चीज़ों को देखा था, उसी तरह इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ का नाम दिया गया है, जो कहाँ, राजस्थान के राजसमंदर में प्रतिमा का स्थापन किया जा रहा है। यह लगभग 3000 टन स्टील व लोहा से बनाया जा रहा है, लगभग 2.5 लाख टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल किया गया था। ये हम लोगों ने देखा विश्व का सबसे ऊंचा शिव का मूर्ति, जिसे नाम क्या दिया गया, विश्वास स्वरूपम, जो 369 फीट का बनाया जा रहा है। अब हम लोग, ये तो राष्ट्रीय घटना था, अब हम लोग कुछ इंटरनेशनल घटनाओं पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं वो कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है। पहला बिंदु देखेंगे 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के श्री ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने। आपको यह जानकर दिलचस्प होगा कि किस तरह से जो ब्रिटेन में है यह प्रधानमंत्री को लेकर उथल पथल चला। हालांकि पहला जो बने थे जोरिस जॉनसन बने थे, आपको पता होगा जोरिस जॉनसन बने फरवरी 2022 में। वो वित्त मंत्री, मतलब जब बने थे जोरिस जॉनसन तो ऋषि सुनक को उसमें वित्त मंत्री का पद दिया गया था। तो हालांकि आपको पता होना चाहिए। फिर बोरिस जॉनसन का क्या हुआ, त्यागपत्र देना पड़ गया बोरिस जॉनसन। फिर बोरिस जॉनसन के बाद त्यागपत्र ऐसे ही दिए। फिर लिज ट्रेज बनी, लिज ट्रेज लगभग 56 दिन तक राष्ट्रपति रही और वो भारत, ये 56वां राष्ट्रपति और तीसरा महिला राष्ट्रपति ब्रिटेन की बनी। उसके बाद फिर वो भी त्यागपत्र दे दी। उसके बाद फिर ऋषि सुनक, जहाँ भारत में दीपावली था उस दिन 24 अक्टूबर, और फिर वही 24 अक्टूबर को ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो 25 अक्टूबर तो वही है, 25 अक्टूबर को भारतीय मुल्क के ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से। अब तीनों ही कंजर्वेटिव पार्टी से। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ उथल पुथल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, खासकर ब्रिटेन में PM को लेकर। बोरिस जॉनसन भी कंजर्वेटिव पार्टी के थे और लिज ट्रेज भी थी, और ये जो अभी बने ऋषि सुनक जो 42 वर्ष के हैं, वह भी क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी से ही थे। ध्यान में रखेंगे। अगर इनके बारे में थोड़ा सा ऋषि सुनक के बारे में बात किया है तो भारतीय मूल इसलिए कहा है क्योंकि ऋषि सुनक के दादा दादी भारतीय थे जो पंजाब के किनिया में जाकर बसे थे। आगे हम लोग देखते हैं 11 सितंबर 2022 को संपन्न चुनाव में स्वीडन की जो नई दक्षिणपंथी सरकार है अल्फ क्रिस्टन प्रधानमंत्री बने थे। ये स्वीडन के बारे में। फिर आगे देखेंगे 22 अक्टूबर 2022 को इटली के जो नए प्रधानमंत्री बने वह बने हैं, ध्यान में रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी। ये वही इटली है जहां पर हम लोगों ने देखा था कि कौन है, ये ज्वालामुखी है। अब वो कौन ज्वालामुखी है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दीजिए, क्योंकि इसका हम लोग क्या किए थे, ज्योग्राफी में चर्चा किए थे। हाँ, सिसिली भी है। नेक्स्ट आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह हम लोगों ने देख लिया कि जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा क्या किया गया, इटली के नए प्रधानमंत्री 45 वर्षीय जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। सबसे दिलचस्प बात है कि जॉर्जिया मेलोनी वह इटली की पहली महिला के रूप में प्रधानमंत्री बने। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देशों में जॉर्जिया मेलोनी को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाएगा। ऑप्शन में दे देगा तुर्की दे देगा, उसके बाद ईरान दे देगा, उसके बाद लेबनान दे देगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी। फिर आगे देखेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्टूबर 2022 में उस समय इतिहास रचे जब वह 5 वर्ष के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए उन्हें क्या किया गया, उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी जिसे CPC के रूप में जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव के रूप में चुना गया। इससे प्रशस्त हो गया कि तीसरी बार के राष्ट्रपति वह बनने के लिए वही जा रहे हैं। इससे मार्ग प्रशस्त हो गया। फिर देखते हैं अक्टूबर 2022 में। अक्टूबर 2022 में बात किया तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति पद के लिए जो थे चुनाव संपन्न हुआ, उसमें से क्या हो गए, वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, जो अभी तो बोल्सोनारो थे, मामूली अंतर से वो पराजित हो गए। अब यह मामूली अंतर कहने का मतलब, सोचिए जो पार्टी जीता हुआ 50.90 यानी 0.9% वोट से वो विजय प्राप्त किया। वामपंथी जो उसका नाम है वह लुइज इनासियो। तो ये थे लुइज इनासियो
लूला दा सिल्वा, ये उनका पूरा नाम है, जो अभी क्या बने, ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने। ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, वही ब्राज़ील है जहाँ से हम लोगों ने देखा था कि विषुवत रेखा भी होकर गुजर रही थी। वही ब्राज़ील है जहाँ पे हम लोगों ने देखा अमेजन नदी बहती है। तो वही के हैं लुइज इनासिनो लूला दी सिल्वा, जो मात्र 5.90 से जो नववर्तमान थे, कौन थे, बोल्सोनारो थे, उससे वो जीते। तो बोल्सोनारो का पराजित हुआ। अब इटली ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो नहीं रहे, अब वो रहे लुइज इनासिने लूला दी सिल्वा रहे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। जनवरी 2022 में सैन्य तख्ता फ्लड का शिकार हुआ बुर्किना। अभी सैन्य तख्ता फ्लड का हाल ही में म्यांमार में भी ये घटना देखा मिला, जिसमें आंग सान सू को क्या कर दिया, कारावास का सुनाया गया, जो नोबेल प्राइज विनर थी। तो ये घटनाएं अब देखने को मिला है, कहाँ देखने को मिला, बुर्किना में देखने को मिला। जनवरी 2022 में सैन्य तख्ता फ्लड का शिकार कौन हुआ था, बुर्किना फासो में एक बार पुनः सैन्य अधिकारियों ने तख्ता पलट कर क्या कर दिया गया, नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। जनवरी में भी हुआ था, फिर अक्टूबर में भी कर लिया। कैप्टन इब्राहिम त्राहे वहाँ के सरकार प्रमुख बने हैं। तो ये था बुर्किना के बारे में हम लोगों ने जाना, बुर्किना फासो के बारे में, जहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हो गए, सैन्य अपने अंदर में ले लिया। ये घटनाएं अभी हाल ही के देशों में देखने को मिल रहा है। फिर देखेंगे 6 अक्टूबर 2022 को, ये 6 अक्टूबर 2022 को 51 सत्र में जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने क्या कर दिया गया, श्रीलंका में सुलह और जवाबदेही व मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 47 परिषद में 20 पक्ष में और 20 जो है मतदान में अनुपस्थित दर्ज की। अब देखिए क्या होता है कि जो 51वां सत्र होता है, किसका होता है, वो होता है यूएन का, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का। उसमें मानवाधिकार परिषद ने क्या करता है, श्रीलंका में सुलह और जवाबदेही मानवाधिकार बढ़ावा देने के लिए 47 मतलब वहाँ पर क्या करता है, वोटिंग लेकर आता है। यह वोटिंग जो है वह लाया जाता है अमेरिका के द्वारा। अब इसमें जो लाया जाता है उसमें क्या हो जाता है, वोटिंग जब लाया जाता है तो 47 सदस्य थे, उसमें से 20 पक्ष में वोटिंग पड़ता है और 20 अनुपस्थिति दर्ज करता है। यानी कहिए कि इस तरह से ये क्या होता है, अनुपस्थिति दर्ज की जाती है। जो क्या कहता है, मानवाधिकार परिषद जो श्रीलंका के विरुद्ध में जो लाया जाता है वो पास नहीं होता। आगे भी चर्चा इसकी करेंगे कि इस तरह से मतलब कहिए अमेरिका मतलब पहला देश ऐसा होगा जो इसको प्रस्ताव वहाँ पारित नहीं होगा। अब देखिए चीन के शी जिनपिंग क्षेत्र में, जो शी जिनपिंग क्षेत्र के लाखों जो उद्गार मुस्लिम के शिविरों को हिरासत में रखने के मुद्दे पर क्या हो गया, उसके विरुद्ध अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन आदि देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया। और उस मतदान में देखिए अब समझिए अब क्या होता है, चीन के जो शी जिनपिंग तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। चीन के जो सिंजियांग क्षेत्र है, उस सिंजियांग क्षेत्र में लाखों जो हैं उइगर मुसलमान हैं, उनके शिविरों में कहा गया कि जो शिविर में है उन मुसलमानों को हिरासत में रखा गया। इसके विरोध में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों द्वारा क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के विरुद्ध लाया गया। यानी कि चीन के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव को लाया गया। और आपको जानकर ये हैरत होगा कि जो प्रस्ताव मतलब कहिए अमेरिका के साथ ये मतलब बहुत दिनों के बाद ये घटना देखने को मिला है कि उसके द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें से हम लोगों ने देखा कनाडा, ब्रिटेन भी शामिल था, और वह उसमें क्या हो गया कि वह पास नहीं होता। देखिए घटना क्या होता, मतदान जैसे ही होता है तो अनुपस्थिति भारत व अन्य यूक्रेन सहित 11 देश उस प्रस्ताव में क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से भारत तो अनुपस्थिति होता है और यूक्रेन सहित 11 देश अप्रत्यक्ष रूप से चीन की मदद करता है। तो पक्ष में 17 मत पड़ते हैं और 19 जो है देश के प्रस्ताव के विरोध में मत पड़ते हैं। तो यानी कहिए कि जो मत लाया जाता है अमेरिका के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के विरुद्ध, वो पास नहीं होता है। तो यह घटना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या हुआ है, 16 वर्षों के इतिहास में यह दूसरा अवसर ऐसा है जब अमेरिका द्वारा कोई लाया गया प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है और इसके बदले वैश्विक समीकरणों का मतलब इससे यही स्पष्ट संदेश मिलता है कि जो वैश्विक समीकरण है उसका संकेत मिल रहा है। तो वो जो किसके विरुद्ध लाया गया था, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका के विरुद्ध भी लाया गया, तो वो श्रीलंका के विरुद्ध जो लाया गया था उसमें समझिए कि 20 तो पक्ष में पड़ा ही पड़ा और बाकी 20 देश मतदान में अनुपस्थित रहा, तो एक तरह से कहिए वो पास ही हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ष 2022 में ताज़ा लिविंग प्लानेट रिपोर्ट। अब लिविंग प्लानेट रिपोर्ट आया, इस लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 5 अक्टूबर 2022 को आया, जिसमें विश्व भर में जारी किया गया, जिसमें वन्य जीवों की घटती हुई आबादी का हवाला देते हुए चिंताजनक तस्वीर को तय किया गया। आप देखेंगे 1970 से 2008 के बीच पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या में लगभग 69% की गिरावट देखने को मिला है, अर्थात 48 वर्षों में 2/3 से अधिक की कमी देखने को मिला है।
आप देखेंगे सबसे ज़्यादा उत्तरी अमेरिका में 20% की कमी देखने को मिला है। सेकेंड में लैटिन अमेरिका में देखने को मिला, वही लैटिन अमेरिका ऊपर कंबोडिया हो गया, सुवेरिमान हो गया, वो सभी क्षेत्रों में 94% देखने को मिला है। यूरोप और मध्य एशिया में आप देखेंगे तो आपको 18%, ये तो 3 नंबर पहला उत्तरी अमेरिका में 20%, दूसरा लैटिन अमेरिका और कैरियाई देशों में 94% और यूरोप और मध्य एशिया में 18% देखने को मिला है। और चौथा नंबर पर अफ्रीका में 66% और लास्ट में 5वां नंबर में आप देखेंगे कि एशिया और पैसिफिक में 55% की कमी देखने को मिला। आगे हम लोग देखते हैं 30 सितंबर 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान 4 क्षेत्र क्या कर दिए, लुहांसे, दोनेत्स्क, खेरसॉन, जेपीरिजिया को रूस में मिलाने की घोषणा कर दिया गया था। ये पूछा जा सकता है, ये जो रूस है घोषणा कर दिया है, जिसमें लुहासांग है, दोनेत्स्क है, खेरसॉन है, जेपोरिजिया है, रूस को रूस में मिलाने की घोषणा कर दिया गया। रूस के साथ विगत 7 माह से यह युद्ध चल रहा, आपको पता है, यूक्रेन और रूस के बीच अभी भी युद्ध जारी है और यह लगभग यह युद्ध होते हुए 7 से 8 माह हो गया है। और आपको यह पता होगा कि यूक्रेन ने अब उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसे नाटो की सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन दे दिया है। चलिए, इसमें क्या होता है कि अगर आप नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं तो जो नाटो के पहले से जो अन्य सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की सहमति के बाद ही किसी अन्य देश को क्या किया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है। जैसे स्वीडन और फिनलैंड दिया था तो स्वीडन को लेकर कुछ देशों ने क्या किया था, ऑब्जेक्शन लगा दिया था, तो रुका हुआ था। और इसी को लेकर आपको पता होना चाहिए कि नाटो की तरफ बढ़ते कदम के कारण ही रूस का जो यूक्रेन पे हमला किया गया, हमला का यह भी कारण है। आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीका देश गाम्बिया, जो अफ्रीका देश है गाम्बिया में आपको पता होना चाहिए अक्टूबर 2022 के पहले सप्ताह में 66 बच्चों की मौत हो गई। इसका कारण बताया गया कि भारत से वो दवाई लाया गया, वो खांसी का दवाई था। अब ये इंपॉर्टेंट हो रहा है कि कैसे भारत कर दिया, आइए जानते हैं। वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा यह मतलब कहीं एक बड़ा धब्बा भारत को लगा। हालांकि इसका ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन WHO की एक रिपोर्ट में बच्चों की मौत का भारत से आया थी। तो कफ सिरप है उसी के पीछे होने का आशंका व्यक्त की है। भारत ने इन दवाओं की बिक्री की, मतलब ये जो दवा है उसका बिक्री भारत में नहीं है, बैन है, फिर भी इसको मतलब गाम्बिया उसको भेजा गया। तब देखते हैं आगे क्या ऑफिशियली रिपोर्ट आता है। आशंका व्यक्त किया है WHO ने। गाम्बिया की खांसी की इन दवाइयों का निर्यात हरियाणा के एक मेडिसिन है फार्मास्यूटिकल द्वारा वहीं किया गया। बाकी आगे देखते हैं ऑफिशियली क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हाँ, वो जो देखा गया तो मतलब ऐसा इसमें कहा गया है कि हरियाणा को ये दवाई को आयातित करने के लिए ऑर्डर आया था, कुछ इस तरह से बातें हैं। अब ऑफिशियली देखते हैं क्या आ जाता है, लेकिन ये घटनाएं हैं जो गाम्बिया में देखने को मिला कि अब पहले सप्ताह में 66 बच्चों की मौत हुई और जो मौत का कारण था वो बताया जा रहा है। WHO के द्वारा संख्या किया जा रहा है कि भारत के हरियाणा से वो आयातित किया गया था कफ सिरप, उसी की वजह से हुआ। फिर अब हम लोग अक्टूबर 2022 में देखेंगे वित्तीय कार्यवाहक बल, जिसे हम लोग FATF बोलते हैं, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपको पता होगा जैसे जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंतर्गत में वो आ जाता है, ग्रे सूची में आ जाता है। उस ग्रे सूची में आ जाने के बाद उस देश को, उस क्षेत्र को क्या होता है, वित्तीय सहायता मिलने में दिक्कत होता है। और आपको यह जानकर खुशी होगा, खुशी कहिए जो भी कहिए, कि ग्रे सूची में जो शामिल रहा था पाकिस्तान, अब 4 वर्षों से अधिक समय तक इस सूची में फंसे रहने के पश्चात अब क्या हो चुका है, अंततः इस सूची से बाहर निकल गया। और जिस सूची से बाहर निकलने का मतलब अन्य जो है वित्तीय बैंक है उनसे सहायता मिलना थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन जो ग्रे सूची में रहता है उसके लिए मुश्किल होता है। तो अब आसान हो गया, अर्थव्यवस्था भी वहाँ चरमराया हुआ है, तो कुछ सहयोग जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 अक्टूबर 2022 को जारी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। अब ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जारी हुआ जिसमें भारत का आपको जानकर खुशी कहिए या दुखी कहिए, दुखी कहिए, क्योंकि पड़ोसी का देश हमसे बेटर है। तो जो हंगर रिपोर्ट में है वह भारत का स्थान 107वां है। अब पड़ोसी देश का स्थान हमसे वैसे जैसे श्रीलंका को देख लीजिए, हमसे काफ़ी बेटर है, वहाँ अर्थव्यवस्था भी चल रहा हुआ, 64वां स्थान है। म्यांमार का देख लीजिए बगल में, यहाँ भी तख्ता पलट हुआ था, 71वां स्थान है। आप हमारे पड़ोसी देश देख लीजिए सटे हुए बिल्कुल पूरे सीमा, नेपाल का 81वां स्थान। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का स्थिति हंगर रिपोर्ट में जो आया है वो काफ़ी 21 देशों में 107वां स्थान, खराब स्थान है। आगे हम लोग अब कुछ आर्थिक वाणिज्य पे चर्चा करेंगे। आर्थिक वाणिज्य पे यही चर्चा करेंगे कि क्या हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि पहले नवरत्नों की संख्या 11 थी, और आपको यह जानकर बेहद ही खुशी होगा कि एक और क्या क्या महारत्नों को दर्जा मिल चुका है। तो वो महारत्न क्या है, वह है कि ग्रामीण विद्युतीय, जिसे हम लोग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे दिया जा चुका है। यह दर्जा कब दिया गया है, सितंबर 2022 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा कि अब महारत्नों की संख्या कितनी है। तो महारत्नों की संख्या जैसे ही ग्रामीण जो
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC लिमिटेड को जैसे ही महारत्न का दर्जा मिला, टोटल संख्या 12 हो गया। आपको पता होगा 2021 में मिला था, अब 2021 में 2 कौन मिला था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो 2021 में मिला था, देखिए उसका जो नाम है, एक मिनट, एक तो मिला था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिला था, ये तो 2019 में मिला था, उसको हम लोग 21 का चर्चा कर रहे हैं ना, तो 21 में मिला था। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मिला था, ये आपको अक्टूबर 2021 में था। अक्टूबर 2021 में एक ही को मिला था, जो था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 19 में 2 को मिला था, एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। तो आप हम लोग जान चुके हैं 2022 में सितंबर में ग्रामीण विद्युतीकरण को 12 हो चुका, 12 महारत्न हो चुके हैं, और नवरत्नों की भी संख्या अब क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी थी। 12 नवरत्न और 12 महारत्न हो चुके हैं टोटल। ये ध्यान में रखिएगा। अब नोबेल प्राइज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज है जो क्या किया गया, 3 से 10 अक्टूबर 2022 को क्या किया गया, नोबेल प्राइज पुरस्कार का वितरण समारोह का घोषणा किया गया। और इस घोषणा में किन किन को दिया जाएगा, आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया जाएगा, स्वेते पाबो को दिया जाएगा। ये स्वेते पाबो को किस लिए जाएगा, क्योंकि स्वेते पाबो जो है विलुप्त मानव प्रजाति और मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम के लिए उन्होंने काम किया है। कौन, स्वेते पाबो। तो ये ध्यान में रखेंगे, स्वेते पाबो। हालांकि इनके जो पिताजी थे यानी इनके जो फादर थे, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके पिता जो थे कौन थे, बर्गस्ट्रम, सुने बर्गस्ट्रम थे, जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्हें 1982 में दिया गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। पाबो के पिता जो थे केमिस्ट थे, सुने बर्गस्ट्रम थे। तो इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में स्वेते पाबो को दिया गया, वो भी हम लोगों ने जाना। यह पुरस्कार विलुप्त मानव प्रजाति व मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम के लिए दिया गया। आगे भौतिक में देखेंगे, भौतिक में 3 लोगों को दिया गया, संयुक्त रूप से दिया गया, जिसमें हम लोग एलेन आस्पेक्ट को देखेंगे, एंटोना जिलिंगर को देखेंगे, यानी ऐसे एलेन और ऐसे एंटोना, 2 आप ध्यान में रखेंगे, एलेन ऑप्टिक और एंटोन जिलिंगर। और तीसरा जो थे अमेरिका के थे, जॉन ए क्लासर। तो ये जॉन ए क्लासर थे। तो इस तरह से 3 लोगों को मिला है, एक फ्रांस के एलेन ऑस्पेक्ट, दूसरा ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर और तीसरा अमेरिका के जॉनेस। अब इन्होंने काम क्या किया, तो ये क्वांटम मैकेनिक के क्षेत्र में शोध के लिए इन्हें दिया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में देखेंगे तो रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया, जिसमें आप लोग कैरोलिन, जिसमें आप देखेंगे कि कैरोलिन बर्टोजी पहला व्यक्ति है, दूसरा है के बैरी शार्पलैम्प है, और मार्टिन मेल्डॉल है। तो इस तरह से रसायन में 3 लोगों को दिया गया। अब ये जो कैरोलिन बर्टोजी हैं, ये कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। फिर दूसरा जो है देखें के बैरी शार्पलैम्प, यह भी अमेरिका के क्रिप्स रिसर्च सेंटर से। और तीसरा जो है मार्टिन मेल्डॉल, ये डेनमार्क स्थित कोपेनहेगन में। तो 3 लोगों को दिया गया। संयुक्त रूप से इसे प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। आपको पता होगा इसमें जो मनी राशि है वो कितना दिया जाता है, ये लगभग जो मनी राशि इसका होता है, देखिए कितना होता है, लगभग आप कह सकते हैं कितना डॉलर, 8.8 लाख डॉलर है। इतना डॉलर अगर भारतीय रुपये में उसे चेंज करेंगे तो लगभग 7.25 करोड़ के आसपास में आ जाएगा, 7.25 करोड़ आ जाएगा। तो इतना करोड़ रुपए उन्हें मिलेगा। चलिए, ये तो था, हम लोगों ने 2 चर्चा की, एक चर्चा की है किसके क्षेत्र में चर्चा की, चिकित्सा के जिस क्षेत्र में, जिसमें श्वेते पाबो के बारे में जाना है, भौतिक के बारे में चर्चा की, रसायन। अब शांति के बारे में देखते हैं कि शांति का किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो शांति के लिए एलिस बिलियातिस्की को दिया गया। वो बेलारूस के जेल में बंद है, उसके मानवाधिकार कार्यकर्ता के लिए उन्हें दिया गया। तथा रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल व यूक्रेन के लोकतांत्रिक संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से दिए गए थे। इसमें भी आ गए, मुख्य रूप से आप कह सकते हैं 3 लोग आ गए, एक बेलारूस के जेल में निरुद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बिलियातिस्की को, फिर रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से दिया गया। अर्थशास्त्र में देखेंगे तो बेन एस बनार्क को दिया गया और डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया, और एक और है H.W. बिंग। हालांकि आप अगर नोबेल पुरस्कार अगर आप याद करने बैठेंगे तो थोड़ा परेशानी होगा, क्योंकि हर एक क्षेत्र में लगभग को 3 को तो मिल ही चुका है। शांति के क्षेत्र में भी मिल चुका है, और शास्त्र में भी हम लोगों ने देखा गया बेन एस बनार्क, और फिर बेन एस बनार्क हो गए, फिर डगलस डब्ल्यू डायमंड हो गए दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति हैं H.W. बिंग हैं। तो इस तरह से तीनों व्यक्ति को दिया गया। कुछ शब्द संक्षेप में हम लोग देखेंगे, जैसे CBDC। ये CBDC क्या है भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। आपको पता होगा 22-23 में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने देश में डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा की थी, और तदनुसार ये थोक लेन देन के लिए डिजिटल करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपये को कर दिया गया है।
और आपको पता होगा ये डिजिटल रुपये को आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल आम लेन देन में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि अभी जो है यह इसे थोक रूप में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग कुछ नियुक्तियां पे जोड़ डालते हैं, देखते हैं नियुक्तियां क्या क्या होता है। आप देखेंगे कि नवंबर 2022 में क्या हो गया, भारत के नए राष्ट्रपति, सॉरी नए राष्ट्रपति नहीं, भारत के नए न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो डी.वाई. चंद्रचूड़ होंगे। अब डी.वाई. चंद्रचूड़ का मतलब क्या हो गया, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और आपको पता होगा इनके पिता भी क्या थे, सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश होने का रिकॉर्ड है इनके पिताजी का। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का अगर आप बात के नाम करेंगे तो वह वाई.बी. चंद्रू था। वाई.बी. चंद्रू का मतलब हो गया विष्णु यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। वो रहे थे, कब बने थे, 1978 ईस्वी में बने थे और 1950 ईस्वी तक रहे थे, यानी 7 वर्ष तक रहे थे। सबसे लंबे समय तक रहने का इनके पिताजी का रिकॉर्ड है। तो अभी जो राष्ट्रपति बने हैं वह डी.वाई. चंद्रू बने हैं, है ना, आपको ध्यान में होगा नवंबर में बने हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सीआरपीएफ के जो डीजी महानिदेशक बने हैं वह सुजय लाल बने हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, सीआरपीएफ का वह अक्टूबर 2022 में ही बनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजय राय। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन है, वो लगातार दूसरी बार वहाँ के क्या बने, द्रविड़ मुनेत्र करगम जो है, आपको पता होगा द्रविड़ मुनेत्र करगम का जिस तरह से विभाजन हुआ था वो हम लोगों ने देखा था 1955 के आसपास में हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो उसके जो अध्यक्ष बने हैं द्रविड़ मुनेत्र करगम के, वो दूसरी बार वही बने, स्टालिन बने। फिर आगे हम लोग देखेंगे 1 अक्टूबर 2022 को भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं, वह बने हैं अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं, कौन, तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक के रूप में, भारत तिब्बत आईटीबीपी जिसे हम लोग कहते हैं। फिर देखेंगे अक्टूबर 2022 में श्री संदीप कुमार गुप्ता को भारतीय गैस प्राधिकरण यानी गेल का चेयरमैन बनाया गया था। ये भी ध्यान में रखेंगे, गेल का जो चेयरमैन है वो अक्टूबर 2022 में संदीप कुमार को बनाया गया। फिर 9 अक्टूबर 2022 में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को मेघालय का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हालांकि आपको पता होगा कि जो बी.डी. मिश्रा हैं वो अरुणाचल प्रदेश के तो राज्यपाल है ही, और साथ में उन्हें मेघालय का भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बी.डी. मिश्रा का वो क्या थे, ब्रिगेडियर थे। नेक्स्ट हम लोग देखें नवंबर 2022 में आंध्र प्रदेश के श्री गिरिधर अरमाने देश के नए रक्षा सचिव बनाए गए थे। यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा, देश के जो नए रक्षा सचिव वो कौन बने, वो आंध्र प्रदेश के गिरिधर अरमाने यह रक्षा सचिव बने हैं। फिर अक्टूबर में देखेंगे गृह मंत्रालय के अतिरिक्त रक्षा सचिव के रूप में कार्यरत कौन थे, मृत्युंजय कुमार नारायण अब भारत के क्या बन चुके हैं, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त बन चुके हैं। तो यह पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि किन्हें क्या कहेगा, भारत का महापंजीकरण और जनगणना आयुक्त, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर बनाया गया है। वो कौन है, वो बनाया गया है मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है, इनकी नियुक्ति किया गया है। और इस पद पर जो है श्री विवेक जोशी का स्थान उन्होंने लिया। पहले विवेक जोशी, तो विवेक जोशी अब वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा सचिव बन गए। अक्टूबर 2022 में संजय मल्होत्रा को वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव बनाया गया है। और 30 नवंबर को तरुण बजाज सेवानिवृत्त होंगे। वहीं सेवानिवृत्त तरुण बजाज हुए, फिर संजय मल्होत्रा को वित्त मंत्रालय का राजस्व सचिव बनाया गया है, यह भी ध्यान में रखें। अब कुछ निधन देख लेते हैं, निधन में किन किन लोगों का निधन हुआ जो इंपॉर्टेंट, जैसे तुलसी तांती है, भारत में विंडमैन के रूप से जाना जाता है, प्रसिद्ध उद्यमी तुलसी तांती है, उनका हृदयघात हो गया। फिर हम लोग देखेंगे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह का अक्टूबर में निधन हो गया 83 वर्ष में। फिर हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्यकार श्री शेखर जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर एक इस्माइल सराफ बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक थे, इस्माइल सराफ 62 वर्ष की आयु में इनका मुंबई में निधन हो गया। फिर जे ईरानी जो हैं वह स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना था, जे ईरानी को, उनका नाम से विख्यात है, उनका निधन हो गया। यानी कि जिंजी ईरानी का 86 वर्ष में जमशेदपुर झारखंड में निधन हो गया। अब हम लोग देखते हैं रियल मैड्रिड के स्टार फ्रांसीसी फुटबॉलर कौन है, करीम बेंजोम वर्ष 2022 में बेलोन डी ओ पुरस्कार के विजेता बने। आपको पता होगा बेलोन डी पुरस्कार मतलब एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो कौन बने हैं, रियल मैड्रिड के स्टार फ्रांसीसी। कुछ खेलकूद के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। खेलकूद में हम लोगों ने देखा कि अभी देखिए कि रियल मैड्रिड के स्टार कौन है, करीम बेंजोमा। तो करीम बेंजोमा जो है, बेंजेमा कहिए, वर्ष 2022 में बेलोन डी ओ पुरस्कार के विजेता बने हैं। फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाता है, आपको पता होगा कौन, बेलोना डी पुरस्कार। उसके बाद फिर देखेंगे कि महिला फुटबॉलर में बैलोन डी के लिए किसको दिया गया, बार्सिलोना क्लब के एलेक्सा पुटलेस को दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ युवा
फुटबॉल के लिए जो है कोपा ट्रॉफी गावी को दिया गया, गोलकीपर के लिए दिया गया थियोड कॉर्टेस को दिया गया, स्ट्राइकर ऑफ द ईयर ऑफ बेस्ट क्लब द ईयर है जो मिला है। तो आप ध्यान में बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इसमें 2-3 जो मिलता है बैलोन डी ओ पुरस्कार जो मिलता है ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह मिला है रियल मैड्रिड के फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा को मिला है। हालांकि आपको पता ही है जानकर मतलब आश्चर्यचकित हुआ कि जो पहले जो लियोन मेसी होते थे वह रहते थे कम से कम लगातार अगर आप देखेंगे 12 वर्षों में तो 7 बार वो भी जीता रहा है। इस बार तो उनका सूची में भी नाम नहीं था। चलिए बुकर पुरस्कार के अब हम लोग देखते हैं कि बुकर पुरस्कार भी इस वक्त दिया गया अक्टूबर में। तो यह बुकर पुरस्कार आपको पता हुआ बुकर होता है, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है, ये चीज़ को आपको समझना होगा, दोनों एक नहीं है। तो बुकर पुरस्कार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बुकर पुरस्कार श्रीलंका के लेखक सेहान करुणा तालिका को दिया गया, सेहरान करुणा तालिका को बुकर पुरस्कार दिया गया। और आपको पता होना चाहिए बुकर पुरस्कार अक्टूबर मिला। और अगर आप बात करेंगे कि जो हम लोगों ने देखा था अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार आपको ये अगस्त में ही गीतांजलि श्री को मिला था, द टर्म ऑफ द सैंड को लिखे थे उनके लिए दिया गया था, दोनों अलग है। तो अभी जो बुकर पुरस्कार हुआ श्रीलंका के सेहरान अरुणा तालिका मिला को। भारत में सबसे पहले अगर आप देखें कि किसको दिया गया भारतीय लोगों को बुकर पुरस्कार, तो उस बुकर पुरस्कार में जो स्थान है वह है पहला है अरविंद अडिग ने अरुधंती राय का 1987 में, फिर आप देखेंगे किरण देसाई का 2006 में, फिर 2008 का अरविंद अडिग। तो अरुधंती राय को जो सबसे पहले बुकर पुरस्कार मिला था वह द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लिए मिला था। फिर किरण देसाई को जो सबसे पहले मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉर्ड्स के लिए मिला था। और तीसरा जो मिला था 2008 में अरविंद अडिग को द व्हाइट टाइगर के लिए मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पहला कौन थे सबसे पहले किन्हें मिला था बुकर पुरस्कार, तो वह हो जाएगा अरुधंती किसके लिए द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। उसके बाद 2006 में किसे मिला था वह भी किरण देसाई, क्योंकि 3 ही लोगों को अभी तक क्या मूल चाहे बुकर पुरस्कार मिला, दो अन्य हैं भारतीय मूल के हैं जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे वीएस नायपॉल को, यह ब्रिटिश यानी अमेरिकन ब्रिटेन लेखक हैं, मूल अमेरिकी हैं। तो इस तरह से 1971 में बीएस नायपॉल को इन्हें फ्री टेस्ट के लिए दिया गया था। हालांकि बीएस नायपॉल को तो आप कहिए कि 1971 में फिर आपको ये मान लीजिए कि एक और पुरस्कार इन्हें मिला है बीएस नायपॉल को, देखिए ना भूल रहे हैं, आगे चर्चा करेंगे। फिर 1981 में सलमान रुश्दी को मिला है। तो ये 2 भारतीय मूल के हैं, कौन, बीएस नायपॉल और सलमान रुश्दी। तो बीएस नायपॉल को 1971 में मिला है इन्हें फ्री टेस्ट के लिए, सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला है। तो ध्यान याद रखेंगे। बुकर पुरस्कार में हम लोगों ने चर्चा किया बुकर पुरस्कार क्या है। बुकर पुरस्कार मुख्य रूप से कि पहले क्या था देखिए 1969 ईस्वी में यह पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया गया। 2013 तक यह पुरस्कार सिर्फ राष्ट्रमंडल देशों का, राष्ट्रमंडल वो देश थे जहां अंग्रेज क्या किया था उस क्षेत्र को अपने कब्जे में रखा था। एक तरह से जो भी कहिए कि वह उसका औपनिवेशिक था, तो वह राष्ट्रमंडल था। लेकिन 2013 के बाद पूरा हॉल वर्ल्ड में कर दिया गया कि कोई भी अंग्रेजी में जो प्रकाशित होगा उसकी कृति के लिए दिएगा, वो अंग्रेजी में होना चाहिए। और बुकर पुरस्कार है जो उसकी स्थापना 2005 में हुई थी। पहले 2-2 वर्ष पर दिया जाता था मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, लेकिन 2015 के बाद भी प्रत्येक साल दिया जाने लगा। और ये किसी भी भाषा में होगा उसको मिल जाएगा, लेकिन उसका अनुवाद इंग्लिश में होना चाहिए। तो वही गीतांजलि श्री पहले वो होंगे भारतीय महिला जो हिंदी जो है उनका जो शीर्षक है टर्म ऑफ द सैंड के लिए किया जाएगा, और जो उसको अनुवादक लेखक हैं डेजी रॉकवेल हैं जो उसका अंग्रेजी में अनुवादक किया था। तो अंतर यही होता है किसी भी भाषा में अगर वो मिलना होगा तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में आएगा और उसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा, और सिर्फ अंग्रेजी में जो मिलेगा वो बुकर पुरस्कार मिलेगा। तो बुकर पुरस्कार किन्हें मिला, वह लेखक सेहरान करुणातली जो हम लोगों ने जाना 3 भारतीय को मिला है, 2 भारतीय मूल को मिला है। तीनों के बारे में हम लोगों ने देखा किस तरह से 1997, 2006, 2008 ये 3 भारतीय को, और भारतीय मूल के 3 लोगों को 1971, 1978 बीएस नायपॉल, सलमान रुश्दी का हम लोगों ने देखा था मिडनाइट चिल्ड्रन था। बीएस नायपॉल का कौन था, बीएस नायपॉल का इन परफेक्ट टेस्ट था। तो ये कुछ हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूज है कि अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का क्या कर देगा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए स्टार पुरस्कार की घोषणा किया गया, और इसमें हरमनप्रीत सिंह को लगातार दूसरे वर्ष का प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। आपको जानकर खुशी होगी। उसमें फिर आप देखेंगे पीआर श्रीजेश को पुरुष में, तो हरमनप्रीत लगातार दूसरे वर्ष प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। फिर पीआर श्रीजेश को पुरुषों में, फिर सविता पुनिया को महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तीनों इंपॉर्टेंट है, हरमनप्रीत कौर प्लेयर ऑफ द ईयर, पी सरजेश पुरुषों में, फिर सविता पुनिया महिलाओं के सर्वश्रेष्ठ। सम्मेलन में अगर आप देखेंगे तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 में फिजी में आयोजित होगा। तो यह घोषणा कर दिया गया है कि जो अगला जो विश्व हिंदी सम्मेलन होगा कहाँ होगा, वह फिजी में होगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ पुस्तकें में देखते हैं, जैसे द
द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ये देखिए वही है जो अभी हम लोगों ने देखा था ना कि जो अभी अक्टूबर में 22 में जो बुकर पुरस्कार दिया गया, उस बुकर पुरस्कार में जो श्रीलंका के सेहान करुणातलिका को मिला, उन्हीं बुक जो उनका बुक है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, यही बुक है, इन्हीं के लिए दिया गया द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ये भी पूछा जा सकता है कि एक और बुक आप देखेंगे अम्बेडकर ए लाइफ, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद कुछ दुर्घटना देखेंगे, दुर्घटना यही हुआ है कुछ घटना कि मिग 91 जो हेलीकॉप्टर था वह दुर्घटनाग्रस्त कहाँ हो गया, गोवा के तट पर हो गया। एक और घटना है अरुणाचल प्रदेश में एक सप्ताह में 2 घटनाएं इस तरह से देखने को मिला, जिसमें हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त देखने को मिला हो गया एक सप्ताह में 2 हेलीकॉप्टर। फिर खेलकूद में देखेंगे, अगर खेलकूद की बात की जाए तो दिल्ली में हाफ मैराथन स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में 16 अक्टूबर को, और उस हाफ मैराथन में पहले स्थान पर जो आया वह भारत का नहीं बल्कि इथोपिया के चाला रेगासा थे, और महिला वर्ग में कौन थे, कीनिया की थी आयरिन चेप्टाई। ये ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से चाला रेगासा इथोपिया के प्रथम स्थान पर रही, सेकेंड स्थान पर भी भारत नहीं रहा, महिला वर्ग के इथोपिया रहा, और थर्ड स्थान पर भी भारत नहीं रहा, युगांडा के चेसांग रहा। तो सोचिए भारत में हुआ हाफ मैराथन, लेकिन भारत के कोई व्यक्ति प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इथोपिया के चाला रेगासा रहा, और दूसरे स्थान पर दाविद श्याम रहा, इथोपिया के थे, और तीसरा के युगांडा के अस्टेला चेयरमैन। ये महिला वर्ग में हम बता रहे हैं आपको कि जो दाविता श्याम थे वो महिला वर्ग में सेकेंड नंबर पर थी, और अस्टेला चेसांग ये थर्ड नंबर पर महिला वर्ग। और पुरुषों में सेकेंड नंबर पर केनिया के फेलिक्स किपकोएच थे, और थर्ड नंबर पर इथोपिया के बोकी डिरबे। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं चीज़ों को कि इथोपिया के जो हैं चाला रेगासा यह पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर, द्वितीय में रहे थे केनिया के फेलिक्स रहे थे, और तृतीय स्थान पर बोरी डेरिबे पुरुष में। और महिला में हम लोगों ने देखा था केनिया के आयरिस चेप्टाई रही थी, दूसरे स्थान पर दाविद श्याम रही थी, तीसरे स्थान पर स्टेला रही थी। फिर उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं 61वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बंगलोर में संपन्न हुआ। जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है बंगलोर में संपन्न हुआ, इसमें पुरुष वर्ग खिताब सेना ने जीता। आपको पता होगा कि 61वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप तो पुरुष वर्ग में सेना के जो टीम था वो जीता, महिला वर्ग में रेलवे टीम ने जीता। ये रहा दबदबा एथलेटिक्स चैंपियनशिप राष्ट्रीय जो आयोजन हुआ। सेना में तजेंद्र सिंह पुरुष जो थे, सेना के तजेंद्र सिंह पुरुष हो रहे हैं, और रेलवे के ज्योति यारा जी महिला में सर्वश्रेष्ठ रही थी। ये था 61वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें हम लोगों को देखा सेना रहा प्रथम स्थान, और इधर महिला में रेलवे रहा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरम प्रतियोगिता भी होता है। अब देखिए मलेशिया, अब कैरम प्रतियोगिता होता है कैरम चैंपियनशिप, विश्व कैरम चैंपियनशिप, यानी विश्व के सभी वो खिलाड़ी भाग लेते हैं कैरम में। इसमें मलेशिया के लंकावी मलेशिया में संपन्न हुआ। मलेशिया की जगह है लंकावी में 3 से 7 अक्टूबर को संपन्न हुआ था, और इस कैरम में भारत ने यह खिताब जीता है। फिर देखेंगे सितंबर 2022 में हरमनप्रीत को आईसीसी का प्लेयर ऑफ द, अभी ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, प्लेयर ऑफ द ईयर भी कहिए, और इधर प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुना गया, दोनों हरमनप्रीत को चुना गया। पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है कौन, प्लेयर ऑफ द मंथ हरमनप्रीत बन चुकी है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे 15 से 22 अक्टूबर को एशियाई क्रिकेट परिषद के तत्वाधान में बांग्लादेश में महिलाओं का 8वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन हुआ। आपको पता होगा कि अक्टूबर में क्या हुआ था, 1 से 15 अक्टूबर को एशिया कप टूर्नामेंट आयोजन हुआ था, यानी एशिया कप। यह एशिया कप में जो विजेता रहा भारत रहा, श्रीलंका को 8 विकेट से रहा। वहीं जो आप देखेंगे एशिया कप पुरुष वाला में भारत हार गया था, श्रीलंका जीता था फाइनल में, तो यानी कि फाइनल में तो पहुंचा नहीं भारत, लेकिन महिला टीम ने वह उसे जीत कर दिखाया, कौन, एशिया कप टूर्नामेंट। आगे हम लोग देखते हैं ईरानी कप क्रिकेट, शेष भारत ने 8 विकेट से जीता। देखिए ईरानी कप यह भी सर्वश्रेष्ठ कप है क्रिकेट का, तो शेष भारत 8 विकेट से जीता है, सौराष्ट्र उपविजेता रहा है। आगे हम लोग देखेंगे अक्टूबर 2022 में 1983 में विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के सदस्य कौन, रोजर बिन्नी। ये ध्यान में रखेंगे, रोजर बिन्नी को क्या कर दिया गया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिया चुका। हालांकि निर्विरोध ये चुने गए, कौन, रोजर बिन्नी। इनका जो स्थान है 1983 में विश्व कप जिताने में रहा है, कौन, रोजर बिन्नी का। तो रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष बन चुके हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि फीफा का महिलाओं का अंडर 17 विश्व कप का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, वो आयोजित हुआ भारत में ही जो आयोजित हुआ, और इसका खिताब है जो महिलाओं का अंडर 17 विश्व कप है, जो इसका खिताब नवी मुंबई में खेला गया। फाइनल में कोलंबिया ने 1-0 से हराकर स्पेन कोलंबिया हारा और स्पेन जीता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, भारत में संपन्न हुआ अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप, जिसमें स्पेन जीता कोलंबिया को हराकर। कोलंबिया कहाँ है, वो नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा दक्षिण अमेरिका में, ऊपर जाएंगे तो कोलंबिया मिलेगा, कोलंबिया के जस्ट पूर्वी में रोमानिसिका मिलेगा।
आगे अपन देखेंगे कि विश्व का फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, आपको पता होगा कतर में सभी खिलाड़ियों का आगमन हुआ। हालांकि सऊदी अरब ने इस जब स्टार्ट हुआ फीफा वर्ल्ड कप तो भारत के जो उपराष्ट्रपति थे धनखड़े जी वो गए थे, गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था सऊदी अरब। तो ये हो रहा कतर में आयोजित हो रहा है, ध्यान में रखेंगे। फिर अक्टूबर 2022 में फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन के सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी की जोड़ी युगल खिताब जीता। ये फ्रांसीसी ओपन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रांसीसी ओपन स्टार्ट हुआ है उसमें हम देखेंगे बैडमिंटन में कि बैडमिंटन के क्षेत्र में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये दोनों हैं युगल जोड़ी खिताब लिया है। फिर अक्टूबर 2022 में संपन्न पुरुषों में 10वें सुल्तान ऑफ जोहार कप, ये हॉकी का है, सुल्तान ऑफ जोहार कप का खिताब भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शूट आउट करके ये जीत चुका है। तो आप ध्यान में रखेंगे सुल्तान जोहार कप जो हुआ हॉकी का वो भारत जीत चुका है। फिर देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे ये फार्मूला 1 रेस का। तो देखेंगे अक्टूबर 2022 में रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन जो नीदरलैंड के वर्स्टापेन 2022 का फार्मूला 1 रेसों का विश्व चैंपियन रहे हैं, लगातार 2 वर्षों से विश्व चैंपियन रहे हैं। हालांकि आपको पता होगा जो कौन थे इटालियन ग्रांड प्रिक्स का ये क्या नाम है हैमिल्टन, वो 2 बार से नहीं रह रहे हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि अपना दबदबा नीदरलैंड के वर्स्टापेन ने बनाया, ये रेडबुल टीम का है। तो रेसों का विश्व चैंपियन लगातार दूसरे बार 2021 में भी आप देखेंगे कि दिसंबर में जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें भी देखे थे कि वर्स्टापेन ने जो क्या क्या है लगातार खिताब जीता, तो 2022 में भी यही जीता है। फिर देखेंगे 36वीं राष्ट्रीय, आपको पता होगा कि 36वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, कई वर्षों के बाद हुआ है, टलते रहा कोरोना के कारण, वह गुजरात में संपन्न हुआ, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन रहा, सेना का रहा। अब सेना वाले ने टोटल 61 स्वर्ण नहीं टोटल 128 पदक जीता, इसमें 61 स्वर्ण 35 रजत और 37 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार केरल के तैराक को साजन प्रकाश को मिला। ये साजन प्रकाश कौन है, ये साजन प्रकाश तैराकी हैं, इन्होंने 5 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य टोटल 8 पदक जीता है। और महिला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा है उनका कर्नाटका के मात्र 14 वर्ष की है हासिका रामचंद्र है जो 6 स्वर्ण 1 कांस्य टोटल 7 पदक जीती है। तो ये दोनों ध्यान में रखेंगे। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन क्या हुआ, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन रहा, वह किसने कितना पद जीता, तो 61 स्वर्ण जीता, 35 कांस्य जीता और 35 रजत और 32 कांस्य जीता। तो ये रहा वह सेना, तो वह टीम जो जीतने वाला सेना था, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में हम लोगों ने देखा तैराक साजन प्रकाश जो केरल की है, और दूसरा में हम लोगों ने देखा जो 8 टोटल लिए 6 स्वर्ण 5 स्वर्ण था साजन के पास, 2 रजत 1 कांस्य, और महिला में 14 वर्षीय थी वह कर्नाटक की हासिका रामचंद्र। इन्हीं दोनों है, आप कर्नाटक देखिए, कर्नाटक के नीचे केरल है, तो वही दोनों से पुरुष के क्षेत्र में महिला के क्षेत्र में। फिर देखिए विविध में थोड़ा देख लेते हैं, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ कुछ संयुक्त त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है जिसे IMT अभ्यास के रूप में जाना जाता है। फिर भारत मोजाम्बिक और तंजानिया और का संयुक्त अभ्यास क्या हुआ, IMT जिसे हम लोग ट्रिलास कहते हैं, IMT TRIALAS। तो भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच यह क्या हुआ 27 से 29 अक्टूबर को संपन्न हुआ। फिर भारत ब्राज़ील व दक्षिण अफ्रीका संयुक्त नौसैनिक अभ्यास IBSAMR का 7वां हुआ जिसे हम लोग IBSAMR ये था संपन्न हुआ IBSAMR जो भारत ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ये था सितंबर से घटनाएं जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोग जो देखेंगे चर्चा करेंगे उसमें से जो सीरीज हम लोग चलते आ रहा था आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए, उसका अगला क्रम हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।